हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, दो मत थे, एक प्राचीन और एक कौन सा? वैज्ञानिक। पहला प्राचीन मत जो हमने कल बताया। आज जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वैज्ञानिक मत के बारे में। अब वैज्ञानिक मत में भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? कल हमने चर्चा किया था, जो बताया आपको वो था किसके बारे में? अद्वैतवादी और द्वैतवादी, मतलब एक तारा वाला सिद्धांत और दो तारा वाला सिद्धांत। ये दोनों हमने आपको कल बता दिया था। तो आइए आज हम आपको बताते हैं क्या पढ़ना है, किसके बारे में अध्ययन करना है। इसके बारे में किसके? कांट की और लाप्लास, जो एक तारा वाले सिद्धांत जो हैं, एक तारक सिद्धांत, जिसे अद्वैतवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवादी या एक तारक सिद्धांत की जो संकल्पना है, किसने किसने प्रस्तुत किया? इमैनुअल कांट और लाप्लास ने। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये एक तारा सिद्धांत दिया। आइए देखते हैं। कांट की वायव्य राशि संकल्पना, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांट की वायव्य राशि संकल्पना। अब यह जो सिद्धांत या संकल्पना प्रस्तुत किया वह किसका था? इमैनुअल कांट का। कहाँ के थे? जर्मन दार्शनिक या भूगोलवेत्ता भी कह सकते हैं। इन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो 1755 ईस्वी में। किसमें? 1755 ईस्वी में। 1755 ईस्वी में इस संकल्पना का प्रतिपादक अपनी पुस्तक में किया। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? जनरल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड थ्योरी ऑफ हेवन। ये दो पुस्तकें थी। इसमें इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारधारा प्रस्तुत किया सन 1756 ईस्वी में। और ये जो सिद्धांत दिया था वो 1755 ईस्वी में। इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो 1756 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दो पुस्तकें आपके सामने, जनरल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा है थ्योरी ऑफ हेवन। ये दोनों पुस्तकें आप ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा सेव करके। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारधारा प्रस्तुत जो किया वो 1756 ईस्वी में इनका सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। इनके अनुसार ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण गतिशील अवस्था में थे। ब्रह्मांड में जो कण थे वो छोटे छोटे कण थे जो गतिशील अवस्था में थे। किसमें थे? गतिशील अवस्था में। ब्रह्मांड में छोटे छोटे जो कण विद्यमान थे वो किस अवस्था में थे? गतिशील अवस्था में थे। अब उनमें जो गतिशीलता थी वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति था, तभी तो गतिशील थे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण बल के कारण, गुरुत्व के कारण ये पिंड एक दूसरे की ओर गतिशील होने लगे। एक दूसरे में, मतलब जैसे इधर से तमाम ब्रह्मांड में मान लीजिए घूम रहे हैं, तो एक दूसरे की ओर गतिशील होने लगे, बढ़ने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये टकराने लगे, आपस में टकराएंगे। जो आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आप टकराएंगे आपस में। टकराने के परिणाम स्वरूप घर्षण बल एवं उष्मा की उत्पत्ति हुई। उष्मा उत्पन्न हुआ, घर्षण भी हुआ, घर्षण के कारण उष्मा की उत्पत्ति हुई। भाई, चाहे जो आप देखिए, आप दोनों पत्थरों का टकराव कीजिए या घर्षण कीजिए दोनों पत्थरों को आपस में, तो क्या होगा? उष्मा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। वही स्थिति यहाँ भी थी। अब जब उष्मा की उत्पन्न हुई तो धीरे धीरे उष्मा में और वृद्धि होने लगी। एक अलग अलग तो थे ही, जब दोनों के घर्षण से जो उष्मा उत्पन्न हुई, उष्मा और बढ़ गई। उसके बढ़ने से पिंड की गति में और वृद्धि हो गई। वैसे तो अपने ही गतिशील थे, लेकिन जब दोनों आपस में मिल गए तो और उष्मा उत्पन्न हुई। उष्मा उत्पन्न होने से और उनमें गति उत्पन्न हो गई, दोनों में और गति उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ?
अपकेंद्रीय बल एवं अभिकेंद्रीय बल, जो मतलब अंदर का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और बाहरी होता है, दोनों, अंदर का जो केंद्र का होता है और बाहर का अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय, आप पढ़े भी होंगे, अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गई। जो इसका अपकेंद्रीय बल था अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह पिंड से छल्ले के रूप में बाहर निकल गया। पहले एक छल्ला निकला, उन्हीं छल्लों से ही 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा विचार किसने दिया? इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट ने क्या बताया? फिर से एक बार आप सुन लीजिए। उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में छोटे छोटे जो कण थे वो अकेले ही गति कर रहे थे, अकेले ही गतिशील थे, गति कर रहे थे छोटे छोटे कण। कुछ समय बाद ये आपस में क्या हुए? टकराने लगे। इनमें ये जो गतिशील थे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। आकर्षित होने से इसमें घर्षण उत्पन्न हुआ, जिससे उष्मा की उत्पन्न हुई, और जब उष्मा उत्पन्न हुई तो इनके गति में और वृद्धि हो गई। गति में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ? अपकेंद्रीय बल जो अभिकेंद्रीय बल था उससे अधिक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उस पिंड से एक छल्ले के रूप में बाहर निकल आया, एक छल्ले के रूप में बाहर निकाल आया। यह प्रक्रिया लगभग 9 बार हुई, जिससे एक एक छल्ला निकलता गया और उन्हीं 9 छल्लों के रूप में हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी भी थी। हमारी जो पृथ्वी थी वो उसी में ही सम्मिलित थी। इससे इन्होंने ये जो विचारधारा प्रस्तुत किया, ये बताया कि जो पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई इसी पिंड से, छोटे छोटे पिंडों के आपस में मिलने से छल्लों के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई। शेष पिंड, अब बताइए क्या हुआ? जब ये छल्लों के रूप में बाहर निकल गए, जो शेष पिंड बचा वो हमारा सूर्य था। इसीलिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इनका जो सिद्धांत माना जाता है वो एक तारक सिद्धांत माना जाता है, कि जब छोटे छोटे कण आपस में मिल गए, एक ही हो गए, तो एक मिलने के उनकी गति बढ़ गई। जो अपकेंद्रीय बल था वो अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया, और धीरे धीरे क्या हुआ? अपकेंद्रीय बल जब कम हो गया तो ये जिस बल से अधिक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप छल्ले के आकार का जो पदार्थ है वो पिंड से बाहर निकल आया। 9 ग्रहों के रूप में 9 बार निकल आए, ठंडे होकर ग्रह बने, और जो शेष पिंड था वो क्या बना? ये देखिए, अधिक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप छल्ले के आकार का पदार्थ पिंड से बाहर निकल आया। यह प्रक्रिया 9 बार हुई, जो ठंडे होकर ग्रह बने। ये प्रक्रिया जब 9 बार हो गई तो 9 बार से क्या हुआ? हमारे 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। वर्तमान में तो 8 ही हैं, लेकिन जब ये सिद्धांत दिया गया था उस समय 9 थे। यम को भी सम्मिलित किया गया था, यम को भी सम्मिलित किया गया था। ठंडे होकर ग्रह बने, शेष पिंड क्या बन गए? सूर्य बना। शेष पिंडों से हमारा सूर्य बना। और इनका जो सिद्धांत था वो न्यूटन की गति के नियमों पर ही आधारित था, न्यूटन की गति के नियमों पर ही आधारित था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, कौन सा सिद्धांत है? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, संकल्पना लाप्लास की। 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान कौन थे? लाप्लास थे। इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया, एक तारक सिद्धांत, वो 1796 ईस्वी में दिया था। इनकी जो पुस्तक थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में सौर मंडल की उत्पत्ति एवं निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। निहारिका परिकल्पना, इनका ये मानना था, नेबुला जिसे कहते हैं निहारिका, इनका ये मानना था, मतलब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में ये था कि निहारिका से ही ग्रहों की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति हुई है, निहारिका से ही। तो आप इसमें आप देखिए, ब्रह्मांड में तप्त एवं गतिशील निहारिका से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? सौरमंडल की। किससे उत्पत्ति हुई थी? निहारिका से। सूर्य बना, सूर्य से क्या बने? अन्य ग्रह, 9 ग्रह बने। इनकी पुस्तक का नाम आप ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, सौरमंडल एवं निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी इस पुस्तक में, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी उसी में सम्मिलित है।
ब्रह्मांड में तप्त गतिशील निहारिका से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। निहारिका के तापमान में कमी के कारण संकुचन, जिसके परिणाम स्वरूप संकुचन हुआ मतलब सिकुड़ गया। निहारिका जो था वो तप्त और गतिशील अवस्था में था। तप्त का मतलब आप जानते ही हैं, सुपरनोवा की तरह, एकदम आग की तरह वो गतिशील भी था, तप्त एवं गतिशील था। उसी से ही सौरमंडल की उत्पत्ति हमारी हुई है। अब देखिए आगे क्या है। निहारिका के तापमान में कमी के कारण, जब बाद में धीरे धीरे जब निहारिका का तापमान या टेम्परेचर कम होता गया, धीरे धीरे कम होता गया, तो उसमें संकुचन भी आया, उसमें वो सिकुड़ा भी, उसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ, सिकुड़न हुआ, जिसके कारण निहारिका से एक छल्ले के रूप में बाहर निकला। एक छल्ले के रूप में, जब ठंडा हो गया तो उससे टूटा हुआ भाग एक छल्ले के रूप में टूटकर अलग हो गया। एक छल्ले के रूप में टूटकर जो भाग अलग हुआ वो निहारिका से ही अलग हुआ, जिससे इनका मानना था उसी से ही ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति उसी से ही हुई है। इसीलिए इन्हें एक तारक सिद्धांत कहा जाता है। निहारिका के तापमान में कमी के कारण संकुचन या सिकुड़न उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निहारिका से एक छल्ला मतलब एक खंड टूटकर अलग हो गया, एक छल्ले के रूप में बाहर निकल गया, जो 9 छल्लों के रूप में विभाजित हो गया। बाद में क्या हुआ, वही छल्ला 9 रूप में विभाजित हुआ, 9 खंडों के रूप में विभाजित हो गया, 9 खंडों के रूप में विभाजित हो गया, जो बाद में ठंडा होकर सौरमंडल बना। इनका ये मानना था। ठंडा होकर ग्रह और अवशिष्ट भाग सूर्य बना, मतलब जो भाग एक खंड के रूप में अलग हुआ सिकुड़न के बाद, जब उसका टेम्परेचर कम हो गया तो एक खंड के रूप में बाहर निकल आया। उन्हीं खंडों, वो खंड क्या हुए, 9 भागों में विभाजित हो गए। तो 9 भागों में विभाजित होने से हमारा ग्रह बना, और जो शेष भाग निहारिका का रह गया वह सूर्य बन गया। इनका ये मानना था। जबकि इमैनुअल कांट का क्या मानना था कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण विद्यमान है, वो कण आपस में मिल गए, आपस में मिलने के बाद उनमें एक छल्ले के रूप में बाहर निकला, फिर धीरे धीरे 9 छल्लों के रूप में बाहर निकलता गया, जो 9 छल्लों के रूप में निकला, और उसका मतलब निर्माण हुआ, जो वो ग्रहों का निर्माण हुआ। बाकी जो शेष बच गया वह क्या था, हमारा सूर्य था। ऐसे इनका भी ये भी सब सिद्धांत है। ये दोनों लोगों ने, दोनों महोदय ने कांट की वायव्यास संकल्पना और दूसरा है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इन्होंने छोटे छोटे कणों से आपस में मिलने से एक छल्ले के रूप में सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, ये बताया। जबकि लाप्लास ने बताया कि निहारिका से ही टूटे हुए भाग क्या हुए, ग्रह बने, और टूटे हुए भागों से जो अलग भाग हुआ, बाद में जो बचा हुआ भाग था वह सूर्य बना। ये दोनों सिद्धांत, आप थोड़ा सा अंतर है, आप देख लीजिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। अब आगे बढ़िए, आपको क्या पढ़ना है, द्वैतारक सिद्धांत, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो 2 तारों का सिद्धांत दिया वो किसने किसने माना, आगे देखिए। जबकि एक तारक सिद्धांत में इमैनुअल कांट और लाप्लास। इमैनुअल कांट की वायव्यास परिकल्पना, वायव्यास मतलब इस ब्रह्मांड में धूल कण, अनेक छोटे छोटे कण विद्यमान थे, इसलिए वायव्यास परिकल्पना नाम दिया गया, संकल्पना। और ये जो लाप्लास हैं, इनकी क्या, कौन सी लाप्लास की निहारिका संकल्पना थी, निहारिका से उत्पत्ति इन्होंने माना सौरमंडल की। दूसरा है द्वैतवादी या द्वैतारक सिद्धांत। ये एक तारक सिद्धांत, ये 2 तारक सिद्धांत, ये आप ध्यान रखिएगा। द्वैतारक सिद्धांत में चैम्बरलिन का नाम आता है, चैम्बरलिन व मोल्टन की संकल्पना। अब इस संकल्पना, ये जो संकल्पना था वो कब प्रस्तुत किया गया, 1904 ईस्वी में। किसके द्वारा, चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना। इनकी संकल्पना का क्या नाम था, ग्रहाणु संकल्पना। ग्रहाणु संकल्पना किसकी है, चैम्बरलिन और मोल्टन की। ये आप दोनों बातें ध्यान रखिएगा। कब प्रस्तुत की गई, 1904 ईस्वी में संकल्पना प्रस्तुत की गई। ये कहाँ के थे, शिकागो विश्वविद्यालय के थे। ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से हुई। इनका मानना था कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई वो 2 तारों से हुई, एक सूर्य था और एक उसका साथी तारा था। अब आइए देखते हैं कैसे उत्पत्ति हुई इसकी। जैसे मान लीजिए सूर्य हमारा तारा था, इनका मानना था सूर्य पहले से ही विद्यमान था, और एक उसका साथी तारा था वो भी विद्यमान था। तो इन दोनों के आकर्षण से क्या हुआ,
एक यहाँ जो आप देख रहे हैं ये गैसीय पुंज के रूप में इसके बीच में विद्यमान था, जबकि सूर्य से सबसे बड़ा और विशाल तारा इसका जो साथी तारा था वो था। इसके चारों ओर क्या ये अपनी कक्षा में क्या कर रहा था, चारों ओर घूम रहा था आकाशगंगा में। तो इनका मानना ये था कि जो साथी तारा था वो सूर्य से कई गुना बड़ा था, विशाल था, और इन दोनों के कक्षा में एक गैसीय पुंज के रूप में इसी से ही इसकी उत्पत्ति मानी। सूर्य से ही छोटे छोटे कण रूपी गैसीय पुंज के रूप में बाहर निकले। ये जो साथी तारा इसका था, सूर्य का जो साथी तारा था, ये आकार में बहुत बड़ा विशाल था। विशाल होने के कारण इसकी आकर्षण शक्ति बहुत अधिक थी। जब सूर्य के समीप से गुजरा तो सूर्य से ही गैसीय पुंज के रूप में ये सौर ज्वाला जिसे हम कहते हैं, उन्हीं ज्वालाओं से गैसीय पुंज के रूप में कुछ पदार्थ बाहर निकल आए। कुछ पदार्थ गैसीय पुंज के रूप में बाहर निकल आए। जब ये तारा इससे अलग हुआ तो इसके बीच में ये ठंडा होकर क्या किए, सूर्य के चारों ओर उसकी आकर्षण शक्ति के कारण उसकी परिक्रमा करने लगे, जो 9 ग्रहों के रूप में विद्यमान हो गए। फिर से देख लीजिए, चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना 1904 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय के थे ये। इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से माना कि इन ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है 2 तारों से हुई है। कैसे हुई है आप देख भी रहे हैं, सूर्य है, एक उसका साथी तारा है। तो साथी तारा सूर्य से कई गुना बड़ा था। जब सूर्य के समीप से गुजरा तो सूर्य से एक गैसीय पुंज के रूप में सूर्य उसकी आकर्षण शक्ति के कारण कुछ कण हाइड्रोजन या गैसीय रूप में आप कह लीजिए, कुछ कण बाहर निकल आए सूर्य से उसकी आकर्षण शक्ति के कारण, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा वह कई गुना बड़ा था। तो बड़ा होने के कारण उसकी आकर्षण शक्ति भी अधिक थी। जब सूर्य के समीप से गुजरा तो सूर्य से ही कुछ गैसीय पदार्थ उसकी आकर्षण शक्ति के कारण बाहर निकल आए। वही क्या कहलाए, बाद में बाहर निकले, जिसे ग्रहाणु कहा इन्होंने। जो ये गैसीय पुंज के रूप में सूर्य से जब बाहर निकले तो ये यही ग्रहाणु कहलाए। इसीलिए इनका जो सिद्धांत था ग्रहाणु संकल्पना नाम दिया गया। इन्होंने जो अपना नाम दिया वो ग्रहाणु संकल्पना, क्योंकि जो गैसीय पुंज के रूप में बाहर निकला सूर्य से अलग होकर, ये इसे जो नाम दिया इन्होंने वो नाम दिया ग्रहाणु नाम दिया। यही एकत्र होकर क्या हुए, धीरे धीरे बाद में एकत्र हुए और ठंडे होकर ग्रह के रूप में निर्मित हो गए, जो सूर्य के चारों ओर उसकी आकर्षण शक्ति के कारण चक्कर लगाने लगे, उसके चारों ओर घूमने लगे। आगे देखिए, दूसरा नंबर जो आता है जेम्स जीन्स व जेफरे की ज्वारीय संकल्पना। ये संकल्पना 1919 ईस्वी में आई। यह संकल्पना जब प्रस्तुत की गई जेम्स जीन्स द्वारा 1919 ईस्वी में, लेकिन इसमें कुछ संशोधन जेफरिन महोदय ने किया। जेफरिन महोदय ने 1929 ईस्वी में 1926 ईस्वी में इसमें जेफरिन महोदय ने कुछ संशोधन किया था। इसे ज्वारीय सिद्धांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देखें। ये जो हमारा सूर्य है, इसका जो साथी तारा है, इन्होंने भी जो माना 2 तारक सिद्धांत, ये भी इसी के समर्थक थे, 2 तारे सिद्धांत से। तो जो साथी तारा था ये सूर्य की अपेक्षा कई गुना बड़ा था। इसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से भी कई गुना ज्यादा थी। तो सूर्य के आकर्षण से इसमें सूर्य का एक छोटा सा भाग बाहर निकल आया, उसकी आकर्षण शक्ति के कारण। बाहर नहीं निकला एकदम अभी। इनका ये मानना था कि प्रारंभ में जो ये साथी तारा था, इसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य में एक ज्वार के रूप में बाहर भाग निकल आया। सूर्य का कुछ भाग ज्वार के रूप में बाहर निकल आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी आकर्षण शक्ति के कारण वो ज्वार और बढ़ता चला गया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ज्वार था ये और बड़ा हो गया। ये ज्वार आकार में और बड़ा हो गया, जिसे इन्होंने नाम दिया फिलामेंट। फिलामेंट नाम दिया। बाद में उसका हिंदी नाम सिंगार दिया गया। जो साथी तारा था उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का जो कुछ भाग था ये ऐसे इस आकार में, सूर्य के इस आकार में आप देखिए एक ज्वार के रूप में क्या हुआ, बाहर निकल आया भाग। ये बाहर निकल आया ज्वार के रूप में। जैसे ज्वार उठता है, आप देखते हैं जो समुद्रीय जल है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के ऊपर उठता है। जल क्या होता, ऊपर उठता है। आप देखते भी होंगे, देखे भी होंगे। ज्वार क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, और भाटा में ज्वार नीचे पीछे की ओर लौट जाता है। और ज्वार क्या होता है, ऊपर उठकर आगे की ओर भाग जाता है। ठीक ऐसे प्रक्रिया, इसीलिए इन्होंने ज्वारीय संकल्पना कहा।
इस संकल्पना सिद्धांत को इनके ज्वारीय संकल्पना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जैसे समुद्र का जल आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है, ऐसे इनका भी था सिद्धांत की जो साथी तारा था उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से कुछ भाग ज्वार के रूप में क्या हुआ, निकल आया और निकलकर आगे की ओर विस्तृत रूप में फैल गया। अब आगे देखिए, इसका ये जो है इसे फिलामेंट कहा गया, इसे फिलामेंट कहा गया। बाद में इसका नाम सिगार भी कहा गया। सिगार भी जैसे होता है सिगार, पीने वाला सिगार, जैसे आप फिल्मों में देखें, आप देखे भी होंगे सिगार पीने वाला, ठीक उसी की आकृति का हो गया, सूर्य से अलग हो गया उसके साथी तारे के आकर्षण शक्ति के कारण। और उसी सिगार से ही, सिगार की आकृति में छोटे छोटे पिंडों के रूप में विद्यमान हो गए, जो आज वर्तमान में हम देखते हैं कि एक 4 ग्रह इधर 4 इधर, मतलब एक अभ्यंतर और बाह्य जिसे कहते हैं, है ना, एक आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, जो आपको ग्रहों में हमने पढ़ाया। तो ये जो सबसे बड़ा ग्रह इसका बन गया बृहस्पति बन गया, इसके 4 ग्रह इधर 4 ग्रह इधर, है ना, 4 इधर 4 इधर, 5 इधर, उस समय यम भी था, 5 ग्रह इधर और 4 ग्रह इधर, आंतरिक और बाह्य दोनों ग्रहों को मिलाकर सब 9 ग्रह बन गए, एक सिगार के रूप में अलग होकर, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। ये किसका सिद्धांत था? जेम्स जीन्स का सिद्धांत था। जेम्स जीन्स का जो सिद्धांत दिया वो 1919 ईस्वी में, लेकिन जेफरीन महोदय ने 1926 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। फिर से एक बार देख लीजिए, जेम्स जीन्स का जो सिद्धांत था, इस संकल्पना में यह माना गया कि सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक उसका साथी तारा कौन था, जो सूर्य से कई गुना बड़ा था, उसका साथी तारा भी था। सूर्य भी था और उसका साथी तारा था जो सूर्य से कई गुना विशाल था, उसकी आकर्षण शक्ति बहुत अधिक थी, और उसकी आकर्षण के कारण सूर्य में एक ज्वार उठा, और ज्वार उठकर आगे की ओर बढ़ा सिगार के रूप में, जिसे फिलामेंट नाम दिया गया, अलग होकर वही ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। सूर्य अपनी धुरी पर ही घूम रहा था, जब साथी तारे इसके निकट आ गया तो निकट आने के कारण साथी तारा जब इस सूर्य के निकट आया तो क्या हुआ, उसमें एक ज्वार उत्पन्न हुआ, ज्वार के आकार का, फिलामेंट के रूप में, सिगार के रूप में अलग हो गया, जिससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। यही फिलामेंट, आप देखिए हमने बताया कि यही फिलामेंट, ये जो सिगार है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, जो ज्वार है, ज्वार जब विस्तृत धीरे धीरे होता गया तो उसे सब जो बड़ा हो गया तो उसे फिलामेंट नाम दिया गया, और फिलामेंट से ही क्या हुआ, यह संकुचित होकर, फिलामेंट संकुचित होकर, ठंडा होकर क्या हुआ, संकुचित होकर यह कई भागों में टूट गया, यही कई भागों में टूट गया, ये जो सिगार के रूप में निर्मित हो गया, कई भागों में टूट गया और घनीभूत होकर ग्रह के रूप में निर्मित हो गया, जिससे क्या माना गया, फिलामेंट से ही 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इनका जो जेम्स जीन्स का जो सिद्धांत था, इन्होंने इसमें यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जो फिलामेंट था उसी से ही 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। बाद में धीरे धीरे जब ठंडे होते गए और उसी ठंडे होने के कारण ही क्या हुए, ये पिंड 9 पिंड बने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे आइए देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। नंबर 3 है रसेल की द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक कहा जाता है, लेकिन इसमें ये समझिए कि 3 तारे थे, 3 तारे थे, एक सूर्य था, एक साथी तारा था और एक तीसरा तारा भी था। ये जो रसेल का सिद्धांत है इसे द्वैतारक सिद्धांत कहा जाता है। रसेल का द्वैतारक सिद्धांत, इसमें 3 तारे थे लेकिन नाम क्या है, द्वैतारक। एक सूर्य भी था, एक सूर्य का साथी तारा था, एक अन्य तारा भी था। 3 तारे थे, तीनों तारों से ही क्या हुआ था, ग्रहों का निर्माण हुआ था। ये इनका मानना था। इनका ये मानना था विशाल काय जो तारा था साथी तारे की ओर जब निकटतम दूरी पर आ गया तो अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशाल काय तारे की दिशा में, विशाल काय जो तारा था, ये तीसरा तारा जो था विशाल काय तारा था, इसकी आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, विपरीत दिशा में ये घूमने लगा। जैसे ये सूर्य की आकर्षण शक्ति ये इधर खींची और ये जो तीसरा पिंड था वो अपनी तरफ खींची, तो ये आकृति बन गया। आप देख सकते हैं
ये सूर्य अपने तरफ अपनी आकर्षण शक्ति के कारण खींच रहा है, वो अपनी आकर्षण शक्ति के कारण खींच रहा है, तो इसकी आकृति इस तरह से निर्मित होगी, कुछ इस तरह से निर्मित हुआ इसका आकार। इसमें जैसे आप ये जुझार देख रहे हैं ना, ठीक इसी तरीके से इसी तीसरे तारे में ही, क्योंकि इस तारे से ही इसका आकर्षण शक्ति अधिक था, साथी तारे की विपरीत दिशा में घूमने लगा। इस साथी तारे की विपरीत दिशा में घूमने लगा, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों के आपसी आकर्षण से उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इनका ये सिद्धांत था, रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। एक तीसरा तारा था, उसके द्वारा ही क्या हुआ, साथी तारे में उसकी आकर्षण शक्ति के कारण एक ज्वार के रूप में उठा, और उसी से ही छोटे छोटे पिंडों के रूप में ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इनका ये मानना था। आगे आप देखिए चौथा नंबर, होयल और लिटलटन का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत ब्रह्मांड की प्रकृति नामक इनका एक निबंध था। ब्रह्मांड की प्रकृति, ब्रह्मांड की प्रकृति जो इनका निबंध था, उसमें इन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था, इसी निबंध में ही दिया था। इनका मानना था कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है या ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, वो नोवा से ही हुई है। नोवा से हुई है। किससे हुई है? नोवा से। अब देखिए इसमें सूर्य के समीप जो नोवा था वो था। अब सूर्य का इसे साथी तारा भी मान सकते हैं, जिसे हम नोवा कहते हैं। नोवा से क्या हुआ, जब धीरे धीरे नोवा में विस्फोट हुआ, विस्फोट से ही अलग छोटे छोटे पिंडों के रूप में, नौ ग्रहों के रूप में अलग हुए, और धीरे धीरे ठंडे होकर क्या हुए, ग्रह बन गए, और उस सूर्य के चारों ओर सौरमंडल में चक्कर काटने लगे। इनका ये सिद्धांत था कि नोवा के विस्फोट से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। नोवा के विस्फोट से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। होयल और लिटलटन का जो सिद्धांत था, होयल और लिटलटन का जो सिद्धांत था, उसे कहते हैं नोवा परिकल्पना। नोवा परिकल्पना, क्योंकि नोवा से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। इनका ये मानना था कि नोवा से ही किसकी उत्पत्ति हुई थी? ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। उनमें जब नोवा में विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के कारण यह है ग्रहों का निर्माण उसमें हुआ, इसके नोवा के विस्फोट के बाद। अब नोवा का जब विस्फोट हुआ, तो ये एकदम गैसीय धूल के रूप में ये विद्यमान हो गए, और वो धीरे धीरे क्या हुई, वही कण आपस में इकट्ठा होकर एक नए नए पिंड बनते गए, 9 पिंड बन गए, जिसे हम ग्रह कहते हैं। इनका ये सिद्धांत था। 1939 ईस्वी में ये सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। 1939 ईस्वी में कौन सा सिद्धांत? नोवा विस्फोट से ग्रहों की उत्पत्ति जो सिद्धांत माना था, इसीलिए इन्हें नोवा परिकल्पना माना जाता है। होयल तथा लिटलटन का जो सिद्धांत था, वो नोवा संकल्पना नाम दिया गया। इनकी जो संकल्पना थी वो कौन थी? नोवा संकल्पना। होयल और लिटलटन की नोवा संकल्पना। इसीलिए नोवा क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि नोवा के विस्फोट से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। इनका ये मानना था, इसीलिए इन्होंने ये नाम दिया नोवा संकल्पना। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। 1939 ईस्वी में नोवा के विस्फोट से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। 1939 ईस्वी में इनकी जो संकल्पना थी वो नोवा संकल्पना थी। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, कौन सा सिद्धांत आता है? ऑटो स्मिथ का सिद्धांत। ऑटो स्मिथ का सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत था अंतर तारक धूल परिकल्पना। धूल परिकल्पना या संकल्पना जिसे कह सकते हैं। अंतर तारक धूल संकल्पना किसका था? ऑटो स्मिथ का। ऑटो स्मिथ का अंतर तारक धूल परिकल्पना, इन्होंने जो अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी वो 1943 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत किया था इन्होंने अपना संकल्पना? 1943 ईस्वी में। किसने? ऑटो स्मिथ ने अंतर तारक धूल पर संकल्पना प्रस्तुत की थी सन 1943 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा। अब इनका जो सिद्धांत था क्या था, कैसे था, आइए देखते हैं।
इनका ये मानना था ऑटो स्मिथ का कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो धूल कणों से हुई है। ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मांड में जो धूल कण थे उसके द्वारा हुई है, उसके संगठित होने से हुई है। इसीलिए इनका नाम, इनकी जो संकल्पना है वो अपना नाम दिए थे अंतर तारक धूल परिकल्पना या धूल संकल्पना, अंतर तारक धूल संकल्पना। क्योंकि इन्होंने माना था कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, गैसीय और धूल कणों से, गैस और धूल कणों से हुई है। आगे देखते हैं। आदिकाल में इन्होंने माना कि ब्रह्मांड में आदिकाल से ही गैस एवं धूल के कण विद्यमान थे, जो उल्का और जो जिनकी उत्पत्ति उल्का से और किससे हुई थी, तारों से हुई थी। जैसे आपको ब्रह्मांड के बारे में हमने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में जो अगले वीडियो में आप देखे होंगे, उसमें ये था सिद्धांत में कि जो आकाश गंगा है उसमें नए तारे, पुराने तारे, नवयुवक तारे कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन बाहरी सतह में एकदम गैसीय हाइड्रोजन और धूल के कण जो होते हैं वो सब विद्यमान है। उनके संकुंचन से भ्रूण तारों का, नए तारों का निर्माण होता है। तो इनका मानना ये था कि ब्रह्मांड में धूल कण विद्यमान थे, उन्हीं के संकुचन से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। इनका ये मानना था। वो संगठित होकर एक चपटी तस्तरी में बदल गए। इनका ये मानना था जो धूलकण विद्यमान थे वो एक चपटी तस्तरी के रूप में क्या हो गए, बदल गए। कौन बदल गए, धूल के कण जो थे, गैस और धूल के जो कण थे वो एक चपटी तस्तरी के रूप में बदल गए। उन्हीं के बदलने के बाद क्या परिणाम स्वरूप हुआ, परिणाम स्वरूप ये ग्रहों की भ्रूण स्थिति में बदल गए। ग्रहों, जैसा कि हमने ब्रह्मांड में बताया कि जो गैसीय हाइड्रोजन गैस के, जो हाइड्रोजन हीलियम के गैस के बादल पाए जाते हैं बाहरी भाग में, इनका ये मानना था कि जो ब्रह्मांड में उल्का और तारों से निकले हुए गैस और धूल के कण हैं, उन्हीं के संगठित होने से एक चपटी तस्तरी के रूप में वह गैसीय जो पदार्थ और धूल कण थे वो बदल गए। किस में बदल गए, चपटी तस्तरी के रूप में बदल गए। और उनके बदलने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये धीरे धीरे संकुचित होते गए और संकुचित होने के कारण इनमें ग्रहों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे उनमें 9 पिंड बन गए। 9 पिंडों से ही 9 ग्रहों की उत्पत्ति इन्होंने मानी। ये इनका सिद्धांत था। अब आप देखिए, हमने जो आपको बताया वो बताया अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी कौन, एक तारक, और द्वैतवादी द्वैतारक। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे। कल हमने आपको बताया था प्राचीन मत। आज हमने जो बताया वो वैज्ञानिक मत था। वैज्ञानिक मत क्या था, उसमें 2 भाग थे। अद्वैतवादी जो एक तारक संकल्पना है, दूसरा है द्वैतवादी या द्वैतारक संकल्पना। तो एक तारक में आपने जो पढ़ा वो इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये हो गया अद्वैतवादी एक तारक सिद्धांत। और आपने जो दूसरा पढ़ा वो क्या था, द्वैतवादी, जिसे द्वैतारक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक थे, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना संकल्पना। नंबर 2 जेम्स जीन्स और जेफरेन की कौन सी संकल्पना थी, ज्वारीय संकल्पना। और नंबर 3 रसेल की द्वैतारक संकल्पना। और तीसरा नंबर था होयल और लिटिलटन। चौथा नंबर होयल और लिटिलटन की संकल्पना, जिसे नाम दिया गया नोवा विस्फोट की संकल्पना या नोवा संकल्पना कहा जाता है। इनकी संकल्पना को नोवा संकल्पना, क्योंकि नोवा के विस्फोट से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। इनका ऐसा मानना था। 5वां नंबर आपका जो था ऑटो स्मिथ का जो संकल्पना था वो अंतर तारक धूल संकल्पना।
ये आपकी 5 संकल्पना हो गई द्वैतारक सिद्धांत में। एक तारक सिद्धांत में 2 संकल्पना थी, वायव्य राशि की संकल्पना जो इमैनुअल कांट ने प्रस्तुत की थी, दूसरी थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, और द्वैतारक सिद्धांत में चैम्बरलेन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, और दूसरा था जेम्स जीन्स और जेफरिन का कौन सा सिद्धांत, ज्वारीय संकल्पना सिद्धांत। और नंबर 3 रसेल की द्वैतारक सिद्धांत, और आगे होयल और लिटलटन की नोवा परिकल्पना, और ऑटो स्मिथ की कौन सी परिकल्पना, अंतरतारक धूल परिकल्पना, धूल परिकल्पना। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी संकल्पना कब प्रस्तुत की गई, उस संकल्पना के अंतर्गत कौन कौन सी बातें थीं, ये आप ध्यान रखिएगा जैसा कि हमने आपको आज बताया। ये बातें आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि एक तारक सिद्धांत कौन कौन सा है, किसने प्रस्तुत किया, द्वैतारक सिद्धांत कौन कौन सा है, किसने प्रस्तुत किया। ये सब बातें अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब आगे जो आपका आता है वो उसके बारे में आपको पढ़ना है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। आगे आने वाले वीडियो में आगे क्लास में जो आप पढ़ेंगे वो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास कैसा रहा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।